लंबे इंतजार के बाद राजस्थान में जो 7 सीटों पर उपचुनाव होने थे उसकी तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। 13 नवंबर का वो दिन होगा जब राजस्थान की 7 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसकी वोटिंग होगी और 23 नवंबर के दिन चुनाव के परिणाम आएंगे। उस दिन तय होगा कि कौन सी सीट पर किस उम्मीदवार ने और किस पार्टी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। 7 सीटों पर जो उपचुनाव होंगे उसमें तारीखों का ऐलान हो चुका है। 13 नवंबर को वोटिंग है, लेकिन 7 सीटों पर क्या समीकरण है, किसे कौन सी पार्टी उम्मीदवार घोषित कर सकती है और कहां से कौन मजबूत है, कहां से कौन कमजोर है, इसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल ये जो 7 सीट हैं इनमें 4 सीटें ऐसी हैं जिनमें पहले से कांग्रेस काबिज थी। दौसा की सीट है, देवली उनियारा है, तो झुंझुनू और रामगढ़, ये 4 सीट ऐसी हैं जिनमें कांग्रेस का कब्जा था और कांग्रेस के उम्मीदवार जो हैं वो वहां से विधायक थे। उसके बाद अगर बात करें बीजेपी की तो एकमात्र 7 सीटों में जो सलूम्बर की सीट है, सलूम्बर की सीट पर सिर्फ बीजेपी का विधायक था जिसकी मौत के बाद अब उस सीट पर भी उपचुनाव होना है। तो वहीं अब 2 सीटें जो बचती हैं उसमें एक सीट जो 84 है उससे राजकुमार रौत विधायक थे, अब वो सांसद बन चुके हैं, उनकी सीट पर भी जो है वो उपचुनाव होना है। उसके बाद हनुमान बेनीवाल खींवसर की सीट, और ये सीट इस चुनाव में महत्वपूर्ण सीट भी है। महत्वपूर्ण सीट इसलिए है क्योंकि जो खींवसर की जो राजनीति है वो हनुमान बेनीवाल के इर्द गिर्द घूमती है। अगर देखा जाए तो 4 सीटों पर कांग्रेस के विधायक थे, एक सीट पर बीजेपी, एक पर हनुमान बेनीवाल खुद विधायक थे आरएलपी से, तो एक सीट पर बीएपी पार्टी से राजकुमार रौत विधायक थे। अब जो उपचुनाव होने हैं उसमें कहां पर कौन मजबूत है, कौन कमजोर है। हालांकि उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही दोनों पार्टियों सहित जो अन्य दल हैं उन्होंने पुरजोर कोशिश उपचुनाव को लेकर पहले से कर रखी थी, लेकिन अब तारीखों का ऐलान हो चुका है, लिहाजा सभी पार्टियां जो हैं और सभी जो दल हैं वो पुरजोर कोशिश उपचुनाव को लेकर करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं दौसा की सीट से। दौसा से मुरारीलाल मीणा विधायक थे, कांग्रेस की ये सीट थी, कांग्रेस का जो है इस सीट पर दबदबा था। तो अब इस सीट को लेकर चर्चा पहले ऐसी थी कि मुरारीलाल मीणा के परिवार के किसी सदस्य को यहां से कांग्रेस टिकट दे सकती है, लेकिन जब मुरारीलाल मीणा ने यह कहा था कि उपचुनाव के अंदर जो कार्यकर्ता हैं उनको मौका मिलना चाहिए, किसी के परिवार के सदस्य को टिकट नहीं मिलना चाहिए, जब खुद मुरारीलाल मीणा जो दौसा से वर्तमान में सांसद हैं उन्होंने ऐसा कहा, तो अब लगने लगा है कि दौसा से मुरारीलाल मीणा के परिवार के किसी सदस्य को टिकट नहीं मिलेगा तो किसे टिकट मिल सकता है। दौसा की सीट पर कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन अगर इस सीट पर बात करें तो सचिन पायलट और मुरारीलाल मीणा का अच्छा खासा वर्चस्व भी है और अच्छी खासी चलती भी है। चर्चा ऐसी है कि जो जीआर खटाना जो बांदीकुई से पूर्व विधायक थे, इस बार वो वहां से चुनाव हार गए, तो ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस अपने प्रत्याशी के रूप में दौसा की जो सीट है उससे जीआर खटाना को मैदान में उतार सकती है। तो वहीं उसी के सामने उसी के कोई टक्कर के प्रत्याशी को बीजेपी मैदान में उतारेगी। तो वहीं देवली उनियारा की अगर हम बात करें तो देवली उनियारा के अंदर जो हरीश मीणा हैं वो पहले विधायक थे। हालांकि हरीश मीणा कभी बीजेपी में हुआ करते थे, लेकिन अब वो कांग्रेस से वहां से विधायक थे। टोंक सवाई माधोपुर से सांसद बनने के बाद उस सीट पर उपचुनाव होना है, तो चर्चा ऐसी है कोई दिग्गज चेहरा जो है कांग्रेस देवली उनियारा से मैदान में उतार सकता है। तो वहीं चर्चा ऐसी है कि विजय बैंसला जो देवली उनियारा से हरीश मीणा के सामने चुनाव लड़े थे, यहाँ पर एक चीज तय है, इस सीट पर गुर्जर और मीणाओं का अच्छा खासा बाहुल्य है और इन दोनों में से ही अगर एक पार्टी गुर्जर को मैदान में उतारती है तो दूसरी पार्टी मीणा को अपना प्रत्याशी घोषित करेगी। झुंझुनू के अंदर भी कांग्रेस का अच्छा खासा वर्चस्व है, किस पार्टी को वहां से किस पार्टी का उम्मीदवार वहां पर कौन होगा ये खैर आने वाले समय में पता चल पाएगा, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस जो है उसकी मजबूत स्थिति थी और कांग्रेस का ही वहां पर विधायक था। उसके बाद रामगढ़ की अगर बात करें तो रामगढ़ में जुबेर खान की मौत के बाद ही ये चर्चाएं होने लगी थी कि उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट मिलेगा, और अब लगभग ये तय हो चुका है कि उसके दोनों बेटों में से किसी एक को वहां से जो है कांग्रेस अपना प्रत्याशी घोषित कर सकती है। सलूम्बर जो सीट है, सलूम्बर में कहीं ना कहीं बीजेपी का विधायक था, लेकिन आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासियों का अच्छा खासा वहां पर दबदबा है, तो बाप पार्टी भी वहां से अपने किसी उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी। अगर खींवसर की बात करें तो खींवसर में भले बीजेपी और कांग्रेस दोनों पुरजोर कोशिश कर लें, लेकिन खींवसर की राजनीति में बार बार कहता हूं कि हनुमान बेनीवाल के इर्द गिर्द घूमती है। हनुमान बेनीवाल वहां से विधायक भी थे, अब हनुमान बेनीवाल वहां से किसे अपना प्रत्याशी घोषित करते हैं ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की पार्टी का वहां पर अच्छा खासा दबदबा है।
84 सीट की बात करें तो 84 से जो भी वहां पर बाप पार्टी का कैंडिडेट होगा वो एक तरीके से भारी किसी भी पार्टी पर पड़ सकता है, क्योंकि भारतीय आदिवासी पार्टी का उदयपुर और बांसवाड़ा ये जो क्षेत्र है इसमें अच्छा खासा दबदबा देखने को मिलता है। पहले जो विधायक था वो भी बीएपी पार्टी का वहां से था। तो ऐसे में अगर बीएपी पार्टी का कोई अच्छा खासा विधायक, अच्छा खासा प्रत्याशी मैदान में बीएपी उतारती है तो वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को टक्कर देने में जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है, ऐसी चर्चा लोग कर रहे हैं। तो देखना ये होगा। देखिए कुछ दिनों में सारी तस्वीरें जो हैं वो धीरे धीरे साफ होने लगेंगी, लेकिन कुल मिलाकर इन 7 सीटों में 4 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर बीजेपी, 1 सीट पर आरएलपी हनुमान बेनीवाल और 1 सीट पर बीएपी पार्टी का दबदबा था। देखना ये होगा कि प्रत्याशी कौन सी पार्टी कहां पर किसे घोषित करती है, उसके बाद जीत हार का या फिर मजबूत और कमजोर स्थिति का आंकलन करना थोड़ा और आसान हो जाएगा, क्योंकि प्रत्याशियों के ऊपर भी जीत हार जो है वो काफी डिपेंड करती है। ऐसे में अब 13 को वोटिंग है, लेकिन 13 की वोटिंग से पहले क्या क्या खेल होते हैं, भजनलाल शर्मा की भी एक अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि जब राजस्थान के अंदर विधानसभा के चुनाव थे उसके बाद जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बने थे तो लोकसभा के अंदर 11 सीटों पर बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था। कह सकते हैं कि विगत 10 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है जब बीजेपी को इतना बड़ा झटका राजस्थान से लगा हो। अब ये एक अग्नि परीक्षा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए भी होगी कि उन्होंने सीएम बनने के बाद कोई अच्छा खासा प्रदर्शन किया नहीं है, लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। तो ऐसे में इस बार क्या भजनलाल शर्मा ने ऐसे कोई काम किए हैं? वैसे तो पेपर लीक और थानेदार का जो मामला है उसी में सरकार और लोग उलझे हुए हैं, ध्यान कहीं नहीं है, सिर्फ पेपर लीक पर ध्यान है। विकास कार्यों पर ध्यान है या नहीं है वो बात अलग है, लेकिन पेपर लीक पर सबका ध्यान है। भर्ती कैंसिल होनी चाहिए, भर्ती कैंसिल नहीं होनी चाहिए, इसी पर आज तक चर्चा चलती आ रही है। लेकिन अब इंतजार इस बात का है कि जल्द से जल्द ये देखना होगा कि कौन सी पार्टी कहां से किसे उम्मीदवार घोषित करती है और भजनलाल शर्मा की जो साख दांव पर है उपचुनाव के अंदर कैसा वो प्रदर्शन करते हैं, कैसा बीजेपी प्रदर्शन करती है और क्या कांग्रेस के अंदर किसे उम्मीदवार किस सीट से घोषित किया जाएगा और सचिन पायलट कहां कहां जाते हैं प्रचार प्रसार के लिए, यह भी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर सचिन पायलट ने जहां जहां भी प्रचार प्रसार किया अधिकतर जो कैंडिडेट हैं उन्होंने जीत दर्ज की है। तो अब दौसा हो या फिर झुंझुनू हो या फिर देवली उनियारा या फिर रामगढ़ या फिर सलूम्बर, ये 5 सीटें ऐसी हैं जिसमें तो कांग्रेस और बीजेपी को बीच जो है वो आमने सामने की टक्कर देखने को मिलेगी। अब खींवसर और 84 है, ये हनुमान बेनीवाल और बीएपी पार्टी जो है उनके जो कैंडिडेट होंगे वो ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं, ऐसी लोग चर्चा कर रहे हैं। बाकी जो 5 सीट पर हैं, 500 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने की टक्कर देखने को मिलेगी। साख गोविंद सिंह डोटासरा या कांग्रेस की दांव पर है, दूसरी तरफ भजनलाल शर्मा की। देखना होगा और इंतजार रहेगा कि कौन सी पार्टी कहां से किसे उम्मीदवार घोषित करती है। 13 नवंबर को वोटिंग और 23 नवंबर को चुनाव के जो नतीजे हैं वो आएंगे और उसके बाद देखा जाएगा कि किसने 7 सीटों पर कितना जो है वो मेहनत की है और 7 सीटों पर कितनी सीटों पर बीजेपी का दबदबा रहा, कितनी सीटें कांग्रेस निकालती है और अन्य पार्टियों के खाते में राजस्थान के उपचुनाव से कितनी सीटें जाती हैं। महेंद्र पांचपटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।